आपको अपनी पसंद की यह एनीमे बहुत अच्छी लगेगी। इस एनीमे का नाम है ब्लू एग्जॉर्सिस्ट। इस एनीमे में एक मुख्य किरदार सामान्य जीवन जी रहा होता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि वह डेविल्स का गॉड है। चलिए इसे शुरू करते हैं। पहले एपिसोड के शुरुआत में हम एक चर्च में कई लोगों को प्रार्थना करते हुए देखते हैं। वे प्रार्थना फिर से शुरू करते हैं, लेकिन तभी एक आदमी के मुंह से खून निकलने लगता है और अचानक नीले रंग की लपटें उठने लगती हैं। वह आदमी वहीं पर मर जाता है। फादर कहते हैं, रुको मत, लगातार प्रार्थना करते रहो। लेकिन एक एक करके सभी लोग नीली लपटों से जलकर मर जाते हैं। तभी उनमें से एक आदमी कहता है, फादर रहम कीजिए, लोग मर रहे हैं। फादर कहते हैं, फादर मत बनो। इसके बाद फादर कुछ लड़कों को देखते हैं और कहते हैं, तुम लोग कितने निकम्मे हो। वह अपने हाथ पर खून देखकर कहते हैं, मैंने ये खून बहाया है। फिर ऊपर देखते हुए कहते हैं, आखिर मैं ये क्या कर रहा हूं। इसके बाद एक और दृश्य आता है जहां फादर कहते हैं, रिन, जो भी गलती तुमने की है उसे स्वीकार करो। रिन जवाब देता है, जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मैं क्यों स्वीकार करूं। फादर पूछते हैं, फिर ये चोटें कैसे लगी। रिन कहता है, मैं सीढ़ियों से गिर गया था। फादर के सवालों से बचने के लिए रिन मजाक करता है, लेकिन फादर उसे बताते हैं कि उसे उसकी पार्ट टाइम नौकरी से निकाल दिया गया है। रिन कहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मुझे निकालना उनकी गलती है। फादर समझाते हैं, एक दिन तुम्हें इस चर्च से जाना पड़ेगा और अपने दम पर जीना पड़ेगा। तुम्हारा गार्जियन होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें उस समय के लिए तैयार करूं। इसी बीच एक लड़का आकर कहता है, फादर, मैं यहां से जाने के लिए तैयार हूं। वह रिन से कहता है, तुम फिर से झगड़ कर आए हो। वहीं चर्च में काम करने वाला एक आदमी कहता है, देखो इन दोनों को, ये जुड़वा हैं, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। रिन चिल्लाता है, चुप रहो। उसके चिल्लाते ही हीटर में नीली आग लग जाती है। इसके बाद यूकियो रिन की मरहम पट्टी करते हुए कहता है कि अगले हफ्ते से उसका स्कूल शुरू होने वाला है। 15 साल इस चर्च में बिताने के बाद अब जाने का समय आ गया है। ये सुनकर रिन कहता है, तो ये आखिरी बार है जब तुम मेरी मरहम पट्टी कर रहे हो। यूकियो कहता है, जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तब तुम्हारा इलाज करूंगा। रिन कहता है, मैं इस बारे में चिंतित हूं, लेकिन क्या करूं। वो बताता है कि कुछ लड़के कबूतरों को मार रहे थे और ये उससे देखा नहीं गया। फादर कहते हैं, डेमन मौजूद हैं। रिन कहता है, ये सब बकवास है। फादर पूछते हैं, तुम ये सूट पहनकर कहां जा रहे हो और टाई क्यों नहीं बांधी। वह रिन की टाई बांधते हुए कहते हैं, जब तुम छोटे थे तब बहुत प्यारे लगते थे, हमेशा मेरे पीछे रहते थे। रिन कहता है, यह पुरानी बात है, अब मैं बड़ा हो चुका हूं। फादर उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, यहां कोई बड़ा नहीं दिख रहा। रिन कहता है, ठीक है, अब मैं साबित करके रहूंगा कि मैं बड़ा हो चुका हूं और अपने दम पर जी सकता हूं। इसके बाद रिन मॉल में नौकरी का इंटरव्यू देता है। उसकी बॉस कहती है, अगर तुम यहां काम करना चाहते हो तो ये सारे बॉक्स उठाकर बाहर रखो। रिन पहले हैरान होता है, लेकिन फिर मान जाता है। वो सारे बॉक्स एक बार में उठाकर, लेकिन जैसे ही वह आखिरी बॉक्स रखने जाता है वह गिर जाता है। गिरने पर बॉक्स खुल जाता है जिसमें से अजीबोगरीब सामान गिरते हैं। ये देखकर रिन हैरान रह जाता है। बॉस मुझे निकाल देगी। तभी रिन बोलता है, तो क्यों ना एक बार मैं इसे बनाता हूं। इसके बाद रिन उन नूडल्स को बनाता है और वो नूडल्स कस्टमर्स को बहुत अच्छे लगते हैं और उन नूडल्स की बिक्री भी बढ़ जाती है। तभी वहां पर बॉस आ जाती है और जैसे ही वो उन नूडल्स को चखती है उसे वो बहुत अच्छे लगते हैं और इसलिए वो रिन को हायर कर लेती है और उससे बोलती है, कल से तुम अपना काम चालू कर सकती हो, लेट होने की कोशिश बिल्कुल मत करना। इसके बाद रिन चर्च में कॉल कर बताता है कि उसे हायर कर लिया गया है और उसको नौकरी स्थायी रूप से मिल चुकी है। यह सुनकर यूक्यू और चर्च में सारे लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी रिन उससे बोलता है, तुम जल्दी से घर आ जाओ, आज हम तुम्हारे नौकरी मिलने की खुशी और यूक्यू के फेयरवेल को सेलिब्रेट करेंगे। सुकिया की पार्टी करके यह सुनकर रिन खुश हो जाता है और चर्च आने के लिए निकलता है। लेकिन तभी वह देखता है कि एक छोटी सी लड़की का स्कार्फ उड़ रहा है, इसलिए वो उसे पकड़ लेता है। और वो जैसे ही उस लड़की को देखता है तो उसे याद आता है कि ये तो सुबह चर्च आई थी। तभी उस लड़की का स्कार्फ दोबारा से उड़ने लगता है और रिन देखता है कि उसका स्कार्फ एक बंदर जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर लेकर भाग रहा है। रिन को कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो उस मॉन्स्टर का पीछा करने लगता है। तभी वह मॉन्स्टर एक ऊंचाई वाली जगह पर चढ़ जाता है और वह छोटी बच्ची भी वहीं पर होती है और वह सारा सामान उस बच्ची के ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन रिन उसे बचा लेता है। इसके बाद हम सभी लोगों को चर्च में देखते हैं जो कि सभी रिन का इंतजार कर रहे होते हैं पार्टी करने के लिए। वो काफी ज्यादा लेट हो जाता है, इसलिए यूक्यू इसे ढूंढने निकल जाता है। वहीं हम रिन को देखते हैं जो कि एक पार्ट में बैठा होता है। तभी वहां पर यूक्यू आता है और उससे बोलता है कि पार्टी में सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो। रिन यूक्यू को बताता है कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। यूक्यू बोलता है, मुझे समझाओ कि हर बार तुम्हें ही क्यों निकालते हैं। वो बोलता है, मुझे खुद ही नहीं पता, मुझे खुद ही समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है। इसके बाद यूक्यू उससे सॉरी बोलता है और उसके साथ घर जाने लगता है
और जैसे ही वह चर्च पहुंचता है वह देखता है कि वह बच्ची अपने पिता के साथ आई है। उस बच्ची का पिता रिन का शुक्रिया करता है और बोलता है, मेरी बच्ची बहुत ज्यादा केयरलेस है, हमेशा सीढ़ियों से भी गिर जाती है। रिन उस बच्ची के पिता को समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, आपकी बच्ची केयरलेस नहीं है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, एक बंदर जैसे दिखने वाला जानवर उसका स्कार्फ लेकर झेल रहा था, आपकी बच्ची को परेशान किया जा रहा है, वो ऐसी नहीं है। यह सुनकर उसका पिता वहां से जाने लगता है और बोलता है, मैं जा रहा हूं स्कूल के बच्चों से बात करने कि आखिर मेरी बच्ची को कौन परेशान कर रहा है। लेकिन तभी वह लड़की अपने पिता का हाथ रोककर बोलती है, मुझे कोई परेशान नहीं कर रहा है, जो मुझे परेशान कर रहा है वो कोई बच्चा नहीं है, वो एक मॉन्स्टर है, वो हमेशा मुझे परेशान करता रहता है। लेकिन उसका पिता उसकी बात नहीं सुनता और बोलता है, बेटा ये तुम्हारी कल्पना है। यह सुनकर रिन को गुस्सा आ जाता है और वह चिल्लाते हुए कहता है, आप अपनी बच्ची की बात को सुनिए, तो वो किस पर भरोसा करेगी जब उसके पेरेंट्स ही उसकी बात नहीं सुनेंगे। तभी पिता रिन को चुप कराते हुए उस बच्ची को कुछ देते हैं और बोलते हैं, यह फोर्कलिफ्ट ट्री तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगा। जिसके बाद वह बच्ची अपने पिता के साथ वहां से चली जाती है। इसके बाद पिता रिन को बोलते हैं, तुम्हें नौकरी इसलिए नहीं दी गई क्योंकि तुमने बहुत गड़बड़ की। इसके बाद बहुत रात को हम पिता को देखते हैं जो कि एक अंडरग्राउंड जगह है पर जाते हैं और एक अलमारी को खोलकर एक तलवार को देख, तभी कुछ लड़कों से उसकी लड़ाई हो जाती है। लेकिन उनमें से एक लड़का असल में एक मॉन्स्टर होता है जो रिन को उसके डर का एहसास कराता है और उसे उस मॉन्स्टर को भगाकर रिन को उसकी सच्चाई बताता है कि वह एक मॉन्स्टर है और उसे वहां से ले जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि रिन को लेकर फादर चर्च की तरफ भाग रहे होते हैं। उनके रास्ते में कई सारे बग्स और छोटे मोटे मॉन्स्टर आते हैं, लेकिन जैसे तैसे करके फादर उन्हें भगा देते हैं। लेकिन आगे उनके रास्ते में डीमंस और घोस्ट डॉग्स आ जाते हैं। तभी फादर उनके ऊपर पवित्र पानी फेंककर रिन को लेकर वहां से भाग जाते हैं। फादर उनसे कहते हैं, जल्दी चलो, हमें घर जाना है, ये सारे मॉन्स्टर तुम्हें यहाँ तक ले आए हैं और सूरज अभी ढलने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो डीमंस और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम उसी लड़के को देखते हैं जिसके ऊपर मॉन्स्टर ने कब्जा कर लिया था। वह लड़का अपने दोस्तों से कहता है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तभी उसके दोस्त उसे उल्लू बनाकर पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं, लेकिन उल्टा वह उन्हें ही पीट देता है। उसके बाद उसके दोस्त उसे बताते हैं कि तुम रिन के साथ लड़ना चाहते थे और उसे एक पार्ट सिखाना चाहते थे। फिर वह लड़का सुनता है कि चर्च में काम करने वाले लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। उनमें से एक बताता है, हमने यहाँ पर 3 फोल्ड बैरियर लगा दिया है ताकि कोई भी मॉन्स्टर अंदर ना आ पाए, लेकिन शायद हम इसे सुबह तक नहीं रोक पाएंगे। तभी फादर उन सबको आदेश देते हैं कि पूरा होली वाटर ग्राउंड में फैला दो और एक भी मॉन्स्टर को अंदर आने मत देना। चर्च के बाहर कई सारे मॉन्स्टर अंदर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन बैरियर की वजह से कोई भी अंदर नहीं आ पाता। तभी फादर रिन को अपने साथ सीक्रेट बेस में ले जाते हैं और रिन को स्वॉर्ड को दिखाते हुए कहते हैं, यह पूरी है डर्डीमन स्लेयर वर्ड, यह एक लेजेंडरी स्वॉर्ड है और इसके अंदर तुम्हारी सभी डेमोनिक पावर्स को सील किया गया है। रिन पूछता है, क्या मेरी पावर्स? तब फादर जवाब देते हैं, ये स्वॉर्ड तुम्हारी लाइफ से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और फिर वे बताते हैं कि रिन भी एक डेमन है। फादर कहते हैं, तुम और यूकियो ट्विंस हो, लेकिन यूकियो की बॉडी इतनी कमजोर थी कि पावर्स ने उसे रिजेक्ट कर दिया और सिर्फ तुम्हारी बॉडी ने उन सभी पावर्स को एक्सेप्ट किया। रिन कहता है, क्या सच में सभी लोग इसके बारे में जानते थे कि मैं एक इंसान नहीं बल्कि एक डेमन हूं? तभी वो डेमन चर्च को ढूंढ लेता है और कहता है, तो आप यहाँ हैं मेरे यंग मास्टर। फिर एक ट्रक वाला उसे ट्रक से उड़ा देता है और बाहर निकलकर उसे चेक करने जाता है, लेकिन वो डेमन उस ट्रक वाले को ही मार देता है और उसके ट्रक में बैठकर कहता है, मैं आपके लिए आ रहा हूं मेरे यंग मास्टर। रिन कहता है, आखिर आप इतने समय तक चुप क्यों थे? आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि मैं एक डेमन हूं? फादर कहते हैं, हमने तुम्हें जिंदा रखा और तुम्हें इस चर्च में रहने दिया, लेकिन एक कंडीशन पर। रिन पूछता है, कंडीशन? फिर फादर जवाब देते हैं, मैंने तुम्हें एक इंसान की तरह बढ़ाया और इसलिए हमने तुम्हें कुछ नहीं बताया तुम्हारे जन्म के सीक्रेट के बारे में। तभी वह डेमन उस ट्रक के साथ दीवार को तोड़कर चर्च में घुस जाता है और कहता है, मैं यहाँ पर आपके लिए आया हूँ मेरे यंग मास्टर, चलिए अब घर वापस चलते हैं। वह अपना हाथ बढ़ाकर रिन की टांग पकड़ लेता है। तभी पवित्र पानी उसे मारा जाता है जिससे उसकी आंखें जलने लगती हैं। फिर फादर रिन को नीचे ले जाते हैं और कहते हैं, यहाँ से निकल जाओ और ऐसी जगह पर छिप जाओ जहां वह तुम्हें ढूंढ न पाए। रिन पूछता है, कहां छिप जाऊं? फादर उसे फोन देते हैं और कहते हैं, मेरे फोन में सिर्फ एक ही कांटेक्ट है और वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वह तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। फिर फादर उसे उस सीक्रेट बेस में बंद कर देते हैं और ऊपर जाते हैं। वे सबसे कहते हैं, रिन को प्रोटेक्ट करो। तभी कई सारे मॉन्स्टर चर्च के बाहर आ जाते हैं, लेकिन चर्च का हर एक सदस्य उनसे लड़ने लगता है। यह देखकर वह डेमन कहता है, तुम कमीने तहीं के एक्सडॉस्टेस। फादर अपनी गन निकालकर उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस बीच रिन वहां से निकलने की कोशिश करता है
और अपने और यूकियो के बचपन को याद करता है। वह सोचता है, क्या मैं एक डेमन हूँ? वहीं दूसरी ओर हम यूकियो को देखते हैं जो चर्च में कॉल लगा रहा है, लेकिन उसका कॉल कोई नहीं उठाता। फिर हम फादर को देखते हैं जो अपनी बंदूक के साथ सभी मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। इस दौरान वह डेमन एक एक करके सभी को हरा देता है। तब चर्च का एक आदमी उसे आग से जलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। वह उस आदमी को एक घूंसा मारकर दूर फेंक देता है। इसके बाद वह डेमोन अपने असली रूप में आकर बहुत बड़ा हो जाता है और सभी को मारने की धमकी देता है। लेकिन तभी रिन पीछे से एक हथियार से उस पर अटैक करता है और कहता है, अब हमारी बात खत्म नहीं हुई है। वह डेमोन कहता है, मेरे यंग मास्टर, आप ये क्या कर रहे हैं? फादर डन निकालते हुए कहते हैं, ओ लॉर्ड, इसके गले में एक माइलस्टोन ठोक दीजिए ताकि ये डेमोन कभी भी इस बॉडी पर काबू ना पा सके। रिन फादर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन फादर कहते हैं, हमें सबसे पहले तुम्हें छुपाना होगा। रिन कहता है, ठीक है, फिर अगर मैं यहाँ से चला जाऊं तो यह मास्टर भी यहाँ नहीं आएंगे और आप लोग सेफ रहेंगे। फादर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिन नहीं मानता और उनकी एक भी बात नहीं सुनता। वह कहता है, क्या आप थक नहीं गए हो हमें ये प्रेटेंड कर कर कि अचानक से फादर को कुछ होता है। वह जमीन पर गिर जाते हैं और सबको खुद से दूर रहने के लिए कहते हैं। अचानक सारी लाइटें बुझ जाती हैं। रिन कहता है, फादर। तभी फादर जोर जोर से हंसने लगते हैं और उनके अंदर एक डेमोन आ जाता है। अब वह डेमोन कहता है, मैं शैतान हूँ, गॉड ऑफ कैमरा, और मैं तुम्हारा असली पिता हूँ। वह पूरी नीली रंग की लौ में जलने लगता है और कहता है, तुम मुझे डैडी बुला सकती हो अगर तुम चाहो। उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर की मंडी दिखने लगती है। रिन हैरान होकर कहता है, आखिर ये क्या है? शैतान कहता है, यह हमारी दुनिया गहना का गेट है। ये दुनिया और मेरी दुनिया गहना आपस में जुड़ी हुई है। रिन उसे चिल्लाकर कहता है, मुझे तुमसे दूर रहना है। और शैतान हंसते हुए उसे खींचने लगता है। वह कहता है, तुम्हारे अंदर द गॉड ऑफ गहना का खून है, लेकिन तुम्हारी बॉडी इस दुनिया की है, इसलिए तुम काफी ज्यादा स्पैच हो। शैतान कहता है, आज तुम्हारा दूसरा जन्म होगा। फादर अपनी बॉडी पर काबू पाने लगते हैं और कहते हैं, तुम गलत हो, ये मेरा बेटा है। वह शैतान के पेट में माइलस्टोन घुसेड़ कर उसे चिल्लाते हुए गिरा देते हैं। रिन को अपने फादर की बात याद आती है कि हर लड़ाई के बाद वो उसे घर ले जाते थे। तभी रिन स्वॉर्ड पकड़कर उस डेमोन के गेट को काट देता है और वहां से सभी डेमोन गायब हो जाते हैं। इसी बाद सुबह हो जाती है और रिन अपने फादर की कब्र के पास खड़ा होता है, उन सभी बातों को याद करता है। फिर वो अपने फादर की बातों को याद करके फोन से किसी को कॉल करता है। फोन पर एक आवाज आती है, आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जापान ब्रांच ऑफ द ट्रू क्रॉस नाइट ऑर्डर। वह कहता है, मेरा नाम मिस्टर फिलिस है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा और तुम्हारे फादर मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। रिन कहता है, क्या आप भी एक एक्सोसिस्ट हैं? वह कहता है, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं, तुम शैतान के बेटे हो, लेकिन तुम इस दुनिया में पैदा हुए हो। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम तुम्हें मार दें या तुम हमें मारकर यहाँ से भाग जाओ, चॉइस तुम्हारी है। अब यहाँ एपिसोड के शुरुआत में हम चर्च का सीन देखते हैं और रिन चर्च छोड़कर जा रहा होता है, क्योंकि अब उसके फादर नहीं है तो उसकी भी अब इस चर्च में कोई जगह नहीं है। लेकिन जाने से पहले वह अपने और फादर के इस चर्च में बिताए हुए लम्हों को याद करता है। वह सोचता है, क्यों नहीं किसी ने मुझसे पूछा कि फादर कैसे मरे, क्यों मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। यही सोचते हुए वह जा रहा होता है। तभी चर्च के दो मेंबर रिन से बोलते हैं, तुम हमें छोड़कर जा रहे हो रिन, हम हमेशा तुम्हें याद करेंगे, ये चर्च के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। इनकी ये बात सुनकर रिन को काफी अच्छा लगता है, लेकिन तभी उसे यह एहसास होता है कि उसने सुबह से यूकियो को नहीं देखा है और इसलिए वह सभी से यूकियो के बारे में पूछता है। वहीं दूसरी तरफ हम यूकियो को देखते हैं जो फादर की कब्र के पास खड़ा होता है और बोलता है, ये कितना अजीब है ना, आज आपके बिना ही दिन की शुरुआत हो गई। इसके बाद हम वापस से रिन को देखते हैं जो सड़क के बीच में खड़ा होकर किसी का इंतजार कर रहा होता है। तभी एक बड़ी सी गाड़ी रिन को ठोकर मारने वाली होती है, लेकिन रिन बच जाता है। अब रिन उस गाड़ी वाले को सुनाते हुए कहता है, क्या तुम बिल्कुल अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि रोड पर कोई खड़ा है? लेकिन तभी गाड़ी का गेट खुलता है और उसके अंदर से मेफिस्टो निकलता है और रिन को लगता है कि वह इसी का इंतजार कर रहा था। मेफिस्टो बोलता है, चलो मेरे साथ। रिन पूछता है, लेकिन कहां? मेफिस्टो बोलता है, ट्रू क्रॉस एकेडमी, और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं वहां का डायरेक्टर हूं, मैं तुम्हारा एडमिशन ऐसे ही करा दूंगा बिना किसी एग्जाम के। वह ये सब रिन को बता ही रहा होता है कि तभी यूकियो आ जाता है। इसके बाद हम इन तीनों को गाड़ी के अंदर देखते हैं और यूकियो रिन से बोलता है, तुम्हें इतनी बड़ी एकेडमी में जाने का मौका मिल रहा है, तुम्हें ज्वाइन कर लेना चाहिए। लेकिन रिन सिर्फ यूकियो को घूरता ही रहता है और सोचता है कि आखिर इसने मुझसे कुछ पूछा क्यों नहीं। तभी मेफिस्टो बोलता है, हम बस एकेडमी पहुंचने ही वाले हैं, तो रिन तुम एक काम करो, अपने कपड़े बदल लो। इसके बाद रिन गाड़ी में ही अपनी यूनिफॉर्म पहन लेता है। अब अगले सीन में हम रिन को स्कूल असेंबली में देखते हैं। तभी रिन यूकियो को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि यूकियो उसकी ही क्लास का रिप्रेजेंटेटिव है।
ये सब कुछ यूकियो इसलिए कर पा रहा था क्योंकि उसने एंट्रेंस एग्जाम के दौरान ही सबसे ज्यादा स्कोर किया था। रिन नोटिस करता है कि यूकियो की स्पीच के दौरान सारी लड़कियां उसे ही देख रही हैं। असेंबली के बाद सारी लड़कियां यूकियो को घेर भी लेती हैं। इसके बाद हम रिन को देखते हैं जो इतने बड़े स्कूल को देखकर काफी ज्यादा हैरान है और उसे देखकर सभी लड़कियां रिन का मजाक उड़ाती हैं। रिन उन लड़कियों की सारी बातें सुन लेता है और उसे काफी बुरा भी लगता है। अब स्कूल की छुट्टी होने के बाद जब रिन जा रहा होता है तब वह मुड़कर कहता है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा हाई स्कूल कैसा बीते, मेरा गोल बस एक स्ट्रॉन्ग एक्सोइस्ट बनना है। अब रिन ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी उसके पास एक अजीब सा कुत्ता आता है और वह उसे घूर कर वापस जाने लगता है। लेकिन ऐसा लगता है कि वह रिन को कह रहा हो तुम मेरा पीछा करो। रिन उस कुत्ते का इशारा समझ जाता है और उसका पीछा करने लगता है। काफी देर तक उस कुत्ते का पीछा करने के बाद वह कुत्ता एक ऊंचाई पर चढ़ जाता है और अचानक से मेफिस्टो में बदल जाता है। ये देखकर रिन एकदम से हैरान हो जाता है और सोचने लगता है, मुझे तो पता था कि यह एक स्ट्रॉन्ग एक्सोइस्ट है, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि यह जादूगर भी है। अब रिन मेफिस्टो से पूछता है, आखिर ये आपने कैसे किया? इस पर मेफिस्टो बताता है, सिर्फ मैं ही ऐसा एक्सोइस्ट हूं जो अपनी बॉडी का शेप और रंग बदल सकता है, लेकिन यह तुम्हें समझ में नहीं आएगा रिन। इसके बाद मेफिस्टो रिन से बोलते हैं, अब जल्द ही तुम्हारी ग्रेम स्कूल स्टार्ट होने वाली है जहां पर तुम्हारी एक्सोइस्ट बनने की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। ये सब सुनकर रिन मेफिस्टो से पूछता है, आखिर यह कौन सा स्कूल है? इस पर मिस्टर मेफिस्टो बोलते हैं, शैतान के बेटे, यही वो स्कूल है जहां पर तुम्हारी एक्सोइस्ट बनने की ट्रेनिंग असल में शुरू होगी। और ऐसा बोलकर वह रिन को एक चाबी देते हैं और जाते हुए बोलते हैं, इस चाबी को तुम जिस भी दरवाजे में लगाओगे वह दरवाजा सीधा ग्रेम स्कूल में खुलेगा। चाहे वह दरवाजा कैसा भी हो, तुम्हें बस चाबी को की होड़ में घुसाना है और घुमाना है। अब रिन मेफिस्टो की बात मानकर पास के ही एक दरवाजे में उस चाबी को लगाता है और जैसे ही वह गेट खोलता है तो वह सच में एक नॉर्मल से दरवाजे से एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाता है। ऐसी अजीब सी जगह को देखकर रिन को मेफिस्टो की सारी बातों पर विश्वास हो जाता है। इसके बाद मेफिस्टो रिन को उसकी क्लास में लेकर जाता है और उससे बोलता है, रिन, बस तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है कि किसी को पता न चले कि तुम डेमन लॉर्ड शैतान के बेटे हो, और हाँ, अपनी नीली फ्लेम को थोड़ा कंट्रोल में रखना। अब रिन क्लास का दरवाजा खोलता है और अंदर देखता है और बोलता है, यहाँ कितने कम बच्चे हैं और वही सारे बच्चे रिन को ही घूर रहे होते हैं। इससे रिन काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है और जल्दी से अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है, मेरा नाम अकुमोरा रिन है। और ऐसा बोलकर वह अपने डेस्क पर बैठ जाता है। डेस्क पर बैठते हुए रिन सोचता है, आखिर इन सब की परेशानी क्या है, ये सब मुझे घूर क्यों रही हैं? तभी यहाँ पर मिस्टर मेफिस्टो आ जाते हैं और वह रिन से पूछते हैं, आखिर क्या हुआ? रिन मिस्टर मेफिस्टो से कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर उसके क्लास टीचर आ जाते हैं और उसका क्लास टीचर और कोई नहीं बल्कि यूकियो ही होता है, रिन का छोटा भाई। यूकियो को ऐसा क्लास टीचर देखकर रिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। इसलिए रिन बीच क्लास में खड़ा होकर ही यूकियो से सवाल जवाब करने लग जाता है और बोलता है, यूकियो, आखिर तुम यहाँ के ट्रेनर कैसे बने, और वह भी एक डेमन स्कूल के? ऐसे ही रिन उससे काफी सारे सवाल पूछता है, लेकिन यूकियो उसे पूरा इग्नोर करके बस पढ़ाता रहता है। अब रिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि तभी मिस्टर मेफिस्टो बोलते हैं, असल में तुम्हारा भाई एक एग्जोइस्ट है और वह पिछले साल ही ग्रेजुएट हुआ है। वह 7 साल की उम्र से ही एग्जोइस्ट बनने की ट्रेनिंग कर रहा था और असल में अभी तुम्हारा भाई एंटी डीमन फॉर्मिस्ट का काम कर रहा है हाई स्कूल के अंदर, लेकिन जैसे ही उसके मिशन एक्टिव हो जाएंगे वह अपने काम पर चला जाएगा। ये सब सुनकर रिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, उसे तब भरोसा ही नहीं हो रहा होता है। अब मिस्टर मेफिस्टो बोलते हैं, बस यही नहीं, तुम्हारा भाई बस एक ऐसा एग्जोइस्ट है जो इतनी कम उम्र में एक एग्जोइस्ट बन पाया। ये सब सुनकर रिन को कुछ भी समझ में नहीं आता और इसी बीच में यूकियो सभी को पढ़ा रहा होता है कि आखिर कैसे टेंपल रिचुअल के दौरान तुम डीमंस को देख पाते हो। इसके लिए तुम्हें या तो डीमन से संपर्क करना होगा या उनसे कोई घाव खाना होगा और तब जाकर तुम डीमंस को देख पाओ। ये सब सुनकर रिन काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, इसलिए वह यूकियो के पास जाकर उसे खींचकर बोलता है, आखिर तुमने मुझे ये पहले बताया क्यों नहीं? और ऐसे ही कई सारे सवाल उससे पूछने लग जाता है। ये सब सुनने के बाद यूकियो सभी बच्चों से कहता है, आप सभी बाहर जा सकते हैं, हमें कुछ बात करनी है। सारे बच्चे बाहर जाते ही यूकियो रिन के सारे सवालों का जवाब देते हुए बोलता है, हाँ, मुझे बचपन से ही पता था कि तुम डीमन हो। और ये सब सुनकर रिन को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। उसी समय रिन यूकियो के पीछे खड़े एक दानव को मारकर कहता है, मैं अपने पिता का बदला लेने के लिए दुनिया का नंबर एग्जॉस्टिक बनकर दानव भगवान सैटर्न से आमने सामने लड़ूंगा। अब
आज हम ब्लू एक्सोर्सिस्ट का एपिसोड नंबर 5 हिंदी में समझाने वाले हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। यहाँ शैमी दौड़ रही होती है क्योंकि उसके पीछे कई सारे ज़ॉम्बी आ रहे होते हैं। तभी शैमी गिर जाती है, लेकिन तभी रिन की एंट्री होती है और वह सभी ज़ॉम्बी को मार देता है, जिसके लिए शैमी उसका धन्यवाद करती है। अचानक से 2 लड़कियां आ जाती हैं और वे रिन की बहुत तारीफ करने लगती हैं, लेकिन यह सब रिन का सपना होता है और वह क्लास में सो रहा होता है। अब रिन के पीछे एक लड़का है जो रिन से काफी गुस्से में होता है और वह सोचता है कि आखिर रिन यहाँ क्या कर रहा है। तभी रिन उसे देखता है और वह लड़का रिन को काफी कूल समझता है, लेकिन ऐसा सोचते सोचते वह अपने ख्यालों में खो जाता है और खुद को एक महान एक्सोर्सिस्ट मानने लगता है। तभी शिक्षक उसे डांटते हैं और वह फिर से पढ़ाई में लग जाता है। अगली क्लास में शिक्षक उन्हें ग्रीमोर के बारे में बताते हैं, जिसकी मदद से दैत्य से कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है और उस ग्रीमोर में कई सारे तरीके होते हैं जिससे लोग दैत्य से कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। इसके बाद शिक्षक यही सब पढ़ाते हैं, लेकिन रिन फिर से सो जाता है। अगली क्लास में यूकियो टेस्ट के रिजल्ट लेकर आता है। तब रिन शैमी को देखता है और पूछता है, तुम इतने खुश क्यों हो? शैमी जवाब देती है, क्योंकि मेरी फैमिली एक्सोर्सिस्ट के साथ है। ये मेरी खासियत है कि मुझे सारे दैत्य के नाम याद हैं और ये टेस्ट बहुत आसान था। जब यूकियो शैमी को टेस्ट देता है तो उससे काफी ज्यादा अंक होते हैं। रिन ये देखकर हंसने लगता है। तभी यूकियो रिन से उसका टेस्ट लेता है और रिन के पास केवल 2 अंक होते हैं। फिर यूकियो उस लड़के सुब्रो को बुलाता है जो रिन से चिढ़ा हुआ था और उसके 98 अंक होते हैं। रिन कहता है, ये कैसे हो सकता है कि उसके 98 अंक आए? सुब्रो जवाब देता है, क्योंकि मैं यहाँ एक्सोर्सिस्ट परीक्षा देने आया हूँ, तुम नहीं, और मैं एक्सोर्सिस्ट बनने के लिए बहुत गंभीर हूँ। यहाँ जितने लोग बैठे हैं वे सभी एक्सोर्सिस्ट बनना चाहते हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन तुम बिल्कुल भी गंभीर नहीं हो। तुम यहाँ से चले जाओ। रिन जवाब देता है, तुम होते कौन हो मुझे ये सब बताने वाले? मैं भी यहाँ एक्सोर्सिस्ट बनने आया हूँ। इसके बाद दोनों के बीच काफी बहस होती है और सब उन्हें अलग करने की कोशिश करते हैं। तभी बेल बज जाती है और क्लास खत्म हो जाती है। अब ये तीनों एक साथ बैठे होते हैं। फिर यूकियो बताता है, सुब्रो भी मेरी तरह स्कॉलरशिप लेकर यहाँ आया है और वह क्योटो के एक प्रसिद्ध मंदिर से आया है। उसने काफी मेहनत की है, तभी उसे इतने अंक मिले हैं। यूकियो शैमी से कहता है, तुम तो काफी बदल चुकी हो। पहले तुम बस घर में रहती थी, लेकिन अब तुम ग्राम स्कूल भी आती हो और मुझे यह बहुत अच्छा लगता है। शैमी उसका धन्यवाद करती है। इसके बाद यूकियो अगले क्लास के लिए वहां से चला जाता है। वह शैमी से पूछता है, तुम कौन से स्कूल में हो? मैं ग्राम स्कूल की बात नहीं कर रहा, तुम्हारे रेगुलर स्कूल की बात कर रहा हूँ। शैमी जवाब देती है, मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ ग्राम स्कूल आती हूँ। यूकियो पूछता है, तुम्हारा हाई स्कूल क्या? शैमी कहती है, मैं अजनबियों के सामने बहुत शर्माती हूँ। इसके बाद शैमी कहती है, मुझे ग्राम स्कूल आना भी अच्छा नहीं लगता। फिर शैमी पूछती है, क्या तुम्हारा कोई दोस्त है? रिन मना कर देता है। तभी शैमी उसका हाथ पकड़कर पूछती है, क्या तुम मेरे दोस्त हो? तभी सुब्रो आ जाता है और कहता है, देखो इन दोनों प्यार के पंछियों को। रिन कहता है, यह मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। सुब्रो पूछता है, तो क्या यह तुम्हारी दोस्त है? रिन कहता है, यह मेरी दोस्त नहीं है। और शैमी थोड़ी निराश हो जाती है। फिर रिन सुब्रो को कुछ कहता है और सुब्रो के दोस्त उस पर हंसने लगते हैं। इसके बाद सुब्रो और रिन में एक लड़ाई शुरू हो जाती है और उनके दोस्त कहते हैं, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। अब उनकी शारीरिक क्लास में सुब्रो और रिन एक दैत्य मेंढक से भाग रहे होते हैं। सुब्रो के दोस्त कहते हैं, सुब्रो एक चैंपियन है, लेकिन रिन उसे काफी तेज दौड़ रहा होता है। लेकिन ये बात सुब्रो से सही नहीं जाती और वह रिन को एक लात मारता है, जिससे रिन गिर जाता है। तभी सुब्रो के पीछे वही दैत्य मेंढक आ जाता है, लेकिन फिर उनके शिक्षक उसे खींचकर दूर कर देते हैं और दोनों को डांटने लगते हैं। सुब्रो कहता है, मैं तुमसे हारने से अच्छा मरना पसंद करूंगा, और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन फिर उनके शिक्षक आकर उन्हें अलग कर देते हैं। इसके बाद शिक्षक सुब्रो को एक कोने में ले जाकर कहते हैं, तुम हमारी अकादमी के सबसे अच्छे छात्र हो और सभी शिक्षक भी तुम्हारी तारीफ करते हैं। अगर तुम ऐसे ही लड़ते रहोगे तो खुद को मुसीबत में डाल दोगे। सुब्रो जवाब देता है, आप मुझे ही क्यों डांट रहे हैं? रिन को भी डांटे। शिक्षक कहते हैं, रिन थोड़ा अलग है, उसके साथ कुछ खास मुद्दे हैं। डायरेक्टर ने हमें ये सब करने से मना किया है। सुब्रो के दोस्त रिन से कहते हैं, सुब्रो का एक ही लक्ष्य है, वह दैत्य भगवान शैतान को मारना चाहता है। यह सुनकर रिन सोचता है, यह तो मेरी तरह है। फिर सुब्रो के दोस्त कहते हैं, यह काफी मजेदार है। रिन पूछता है, मजेदार क्या है? वे जवाब देते हैं, वह हमारे मंदिर को फिर से बनाना चाहता है, जो ब्लू नाइट ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। रिन पूछता है, ब्लू नाइट क्या है? यह सुनकर वे लोग हैरान हो जाते हैं कि रिन को ब्लू नाइट के बारे में नहीं पता है। फिर वे बताते हैं, एक बार हमारे पिताजी ने हमें बताया था कि 16 साल पहले ब्लू नाइट के समय कई बड़े एक्सोर्सिस्ट एक साथ इकट्ठे हुए थे शैतान को रोकने के लिए। लेकिन तभी अचानक से उन सबके शरीर से खून निकलने लगा, और वो भी नीले रंग की आग की वजह से, और वो सब जलकर मर गए। किंतु उस वक्त सिर्फ हमारे ही पिता बच गए
और वो वहां से चले गए और उस दिन से लोग उस मंदिर को शापित मंदिर कहने लगे और हम तीनों उसी मंदिर से संबंधित हैं। हम तीनों ही उस मंदिर को फिर से बनाने के लिए काम कर रहे हैं और इसलिए सुगुरो एक्सोर्सिस्ट बनने के लिए काफी गंभीर है। अब शैमी इजुमी नाम की एक लड़की के साथ भाग रही होती है उस मेंढक से बचकर, लेकिन शैमी गिर जाती है। तभी उसके शिक्षक उसे डांटने लगते हैं। इसके बाद शैमी ऊपर चली जाती है। तब उसके शिक्षक किसी के फोन आने पर वहां से चले जाते हैं, लेकिन वहां से जाने से पहले उनके शिक्षक ने उन सब बच्चों को जमीन के अंदर जाने से मना किया था। शिक्षक के जाने के बाद सुगुरो फिर से रिन को चिढ़ाने लगता है और बोलता है, तुम बिल्कुल भी डिटर्मिनेशन नहीं हो, तुम एक अमीर लड़के हो जो बस यहाँ पर मजा लेने के लिए आया है। तब रिन बोलता है, मैं सीरियस हूँ एक्सोर्सिस्ट बनने के लिए, और इसके लिए बताओ मैं क्या करूं। सुगुरो बोलता है, अगर तुम सच में एक्सोर्सिस्ट बनना चाहते हो तो मुझे ये साबित करो कि तुम इसके लिए सीरियस हो। उस दैत्य मेंढक को छूकर यहाँ वापस आओ बिना किसी हमले के, और अगर तुमने यह कर लिया तो मैं मान लूंगा कि तुम एक्सोर्सिस्ट बनने के लिए सच में सीरियस हो, और मैं भी ये कोशिश करूंगा तुम्हें यह साबित करने के लिए कि मैं तुमसे ज्यादा सीरियस हूं। रिन बोलता है, क्या तुम बिल्कुल पागल हो? मैं अपनी लाइफ को खतरे में नहीं डालना चाहता, मेरा भी तुम्हारी तरह वही गोल है और इसलिए मैं पहले ही मरना नहीं चाहता। सुगुरो बोलता है, तुम बस बहाने बना रहे हो क्योंकि तुम इससे डर रहे हो। और सुगुरो सोचने लगता है, ये भी बाकी लोगों की तरह है। अब हमें सुगुरो का बचपन दिखाया जाता है जब वो अकेले चल रहा होता है, तो सभी लोग उसे देखकर बोलते हैं, ये तो उसी शापित मंदिर का बच्चा है। तभी वो अपने पिता को देखता है क्योंकि वह किसी के घर के सामने खड़ा होता है, और जैसे ही वो उनके पास जाता है उसे उस घर से आवाज आती है, ये तो वही है, क्योंकि ये शापित मंदिर से है, मुझे तो काफी डर लग रहा है। इनको देखकर ही ये सुनकर सुगुरो को काफी गुस्सा आने लगता है, लेकिन तभी उसके पिता उसके दोनों कानों को ढक लेते हैं। सुगुरो सोचता है, आखिर पिता हंस क्यों रहे हैं? तब उसके पिता बोलते हैं, सुगुरो, तुम्हें मुझे छोड़कर चले जाना चाहिए, मेरे साथ रहकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम अपनी लाइफ को खुद जी सकते हो। और तभी से सुगुरो ने सोच लिया कि यह सब कुछ उस शैतान की वजह से हुआ है, मैं उसे मार कर रहूंगा। और यहाँ सुगुरो बोलता है, मैं पहले जाकर आता हूँ, तुम बस यहाँ खड़े होकर देखते रहो। और ऐसा बोलकर वह उस दैत्य मेंढक के सामने चला जाता है और वहां जोर से चिल्लाकर बोलता है, मैं शैतान को मारकर रहूं। यह सुनकर उसकी क्लास की लड़कियां हंसने लगती हैं, लेकिन तभी वो मेंढक उस पर हमला कर देता है। लेकिन तभी रिन कूदकर उस मेंढक के सामने आ जाता है और वो मेंढक उसे खाने ही वाला था, लेकिन तभी वो रिन की आंखें देखकर डरकर वहीं रुक जाता है। अब रिन सुगुरो से बोलता है, तुम बिल्कुल बेवकूफ हो, लेकिन मैं हूं वो जो शैतान को मारेगा। सुगुरो बोलता है, तुम मेरे गोल को कॉपी कर रहे हो। रिन बोलता है, चाहे जो भी हो, शैतान को तो मैं ही मारूंगा। और फिर इसी बात को लेकर इन दोनों में दोबारा से बहस होने लगती है। लेकिन तभी हम दूर खड़ा युकियो को देखते हैं, जो कि कॉल पर किसी से बात कर रहा होता है और बोलता है, सब हमारे कंट्रोल में है, उसने कुछ नहीं किया। इसके बाद हम एक बड़ी सी बिल्डिंग पर माफिस्टो को देखते हैं, जो वहां चाय पी रहा होता है और किसी का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहां उसका छोटा भाई आ जाता है। तब माफिस्टो बोलते हैं, तो अब बताओ गहना में क्या चल रहा है? उसका छोटा भाई बताता है, गहना में सब पहले की तरह है, सब कुछ ठीक है, और जैसे ही एशिया पर हमला करेंगे मैं आपको बता दूंगा। माफिस्टो बोलते हैं, क्या हुआ, तुम कुछ कहना चाहते हो? उसका छोटा भाई बोलता है, मैं बस ये सोच रहा था कि आप गहना में वापस कब आएंगे। माफिस्टो बोलते हैं, मैं अभी किसी बहुत बड़े मिशन पर हूं। और जब उनका छोटा भाई चला जाता है तो माफिस्टो बोलते हैं, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं रहूंगा। तभी सुगुरो का एक दोस्त कहता है, तुम दोनों बच्चों की तरह क्यों डरते हो? इसी बीच रिन मजाक में सुगुरो के दोस्त का नाम कोना कामरू सुनकर उसकी तारीफ करता है। दूसरी तरफ युकियो काफी देर से क्लास में पहुंचता है, जहां 3 लड़कियां उसके लिए लंच लेकर आती हैं। युकियो बहाना बनाकर रिन को लेकर कैंटीन चला जाता है। वहां रिन खाने की महंगी कीमत देखकर हैरान हो जाता है। युकियो समझाता है कि यह अमीर बच्चों का स्कूल है, लेकिन रिन को गुस्सा आ जाता है। वह अपनी तलवार निकालने वाला होता है, पर युकियो उसे रोक लेता है। इसके बाद दोनों भाई मेफिस्टो के पास खाने की कीमत कम कराने की गुजारिश करते हैं। मेफिस्टो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ फर्स्ट क्लास खाना परोसा जाता है। फिर वह मजाक में उन्हें 2000 येन का एक नोट देता है और कहता है कि यह उनकी 1 महीने की पॉकेट मनी है। यह सुनकर दोनों भाई चौंक जाते हैं। रात में रिन खाना बनाने लगता है, जबकि युकियो उसे सुबह बनाने की सलाह देता है। रिन मना कर देता है और खाना बनाकर फ्रीजर में रख देता है। जब वह वहां से चला जाता है तो 2 चमकती आंखें दिखती हैं। अगले दिन मेफिस्टो खुद खाना बनाते हुए दिखता है और बताता है कि असली रसोई की इंचार्ज एक स्पिरिट गुस्से में काम छोड़ चुकी है। रिन और युकियो उसे मनाने की कोशिश करते हैं। अंत में रिन और स्पिरिट के बीच खाना बनाने की प्रतियोगिता होती है। दोनों अपनी सीमाएं पार करके बेहतरीन खाना बनाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। रिन स्पिरिट से दोस्ती कर लेता है और दोनों मिलकर खाना बनाने का फैसला करते हैं। युकियो यह सब देखकर गर्व महसूस करता है और सोचता है कि उसका भाई वाकई में खास है। यह सुनकर क्लास की लड़कियां कहती हैं, यकीन नहीं होता कि वह ऐसा खाना बना सकता है। रिन को गहरा सदमा लगता है और वह रोते रोते ही अपना लंच करने लगता है।
अगले सीन में हम शैमी को इनके हॉस्टल के सामने खड़ा हो पाते हैं। तभी रिन खाना बनाने का सारा सामान लेकर वहां आ जाता है। यूकियो उसे देख लेता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शैमी जवाब देती है, मैं तुम्हारा ऑर्डर लेकर आई हूँ जो तुमने हमारे घर पर दिया था। इसके बाद रिन उसे अपने साथ अंदर ले जाता है। अंदर 3 लड़कियां यूकियो पर नजर रख रही होती हैं। तभी उनमें से एक कहती है, क्या यह उसकी गर्लफ्रेंड है? यह सुनकर तीनों की होश उड़ जाते हैं और वे वहां से चली जाती हैं। फिर तीनों फैसला करती हैं कि वे अंदर जाएंगी। वे सीधा किचन में घुस जाती हैं और फ्रीजर खोल कर देखती हैं कि रिन ने क्या खाना बनाया है। अंदर का नजारा देखकर वे हैरान रह जाती हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि यह खाना शैमी ने बनाया है और वह यूकियो की गर्लफ्रेंड है। यही सोचकर वे सारा खाना फेंक देती हैं। तभी उनके पीछे कर स्पिरिट उकुबोग आ जाती है, जो बहुत गुस्से में थी क्योंकि उन तीनों ने खाना फेंक दिया था। उकुबोग को देखकर वे तीनों चिल्लाने लगती हैं। उनकी आवाज सुनकर रिन और यूकियो की आंखें खुल जाती हैं और वे दोनों किचन में आते हैं। वहां वे देखते हैं कि उकुबोग बहुत बड़ा हो चुका है। उनकी नजर डस्टबिन पर जाती है जिसमें वे तीनों लड़कियां फेंकी हुई होती हैं। इसके बाद उकुबोग उन तीनों को बर्तन में डालकर खाना बनाने की कोशिश करता है। यह देखकर रिन घबरा जाता है और बोलता है, अगर इन तीनों को पकाया गया तो ये मीट की तरह लगेंगी। फिर उसे होश आता है और वह उकुबोग को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उकुबोग उसे एक झटके में पीछे फेंक देता है। तभी यूकियो अपनी गन निकालता है, लेकिन रिन उसे रोक देता है। रिन उकुबोग से कहता है, याद करो तुमने क्या कहा था। तुम्हें खुशी होती है जब कोई तुम्हारे बनाए खाने की तारीफ करता है। अगली सुबह सब कुछ सामान्य हो जाता है और उसे काफी सारा लंच देता है। अब हम शैमी को देखते हैं जो अपने घर से स्कूल के लिए निकल जाती है। तभी उसकी माँ उससे पूछती है, शैमी क्या तुमने नए दोस्त बनाए? लेकिन शैमी कुछ नहीं कहती और स्कूल के लिए निकल जाती है। चलते चलते शैमी सोचने लगती है, क्या मैं दोस्त बना पाऊंगी? फिर वह रिन की बात याद करने लग जाती है जब रिन ने उसे अपना दोस्त होने से मना कर दिया था। यही सोचते सोचते शैमी रोने लग जाती है, लेकिन फिर वह खुद से कहती है, यह रोने का वक्त नहीं है शैमी, मैं आज कुछ नए दोस्त बनाकर रहूंगी। क्लास में होते हुए यूकियो उन्हें बताता है कि गर्मियों की छुट्टियों में बस अब 6 हफ्ते ही रह गए हैं, लेकिन उन छुट्टियों से पहले तुम्हें एक स्वायर एग्जाम देना होगा। इस एग्जाम में तुम्हारी कॉम्बैट स्किल्स को देखा जाएगा और ये ट्रेनिंग अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगी जो 1 हफ्ते तक चलेगी। इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए यूकियो सभी को फॉर्म देता है। इस फॉर्म में उन्हें अपना टाइटल चुनना होता है। अब रिन को समझ में नहीं आता कि टाइटल क्या होता है। यूकियो उसे समझाता है, ये तुम्हारे स्किल्स के हिसाब से तुम्हारा टाइटल होता है। एक जोस्ट में 5 तरह के मास्टर टाइटल होते हैं। पहला नाइट, दूसरा ड्रैगन, तीसरा डॉक्टर, चौथा एयर और पांचवा तमिर जो डीमंस को कंट्रोल कर सकता है। इन टाइटल्स के 5 अलग अलग प्रकार हो सकते हैं और अगर तुम्हारा टाइटल इनमें से कोई है तो तुम पक्का एक जोस्ट बनोगी। फिर यूकियो उनसे पूछता है, तुम किस चीज के लिए ट्राई करने वाले हो? शीमा बताता है कि वह सुगरो ड्रैगन और आरिया दोनों के लिए ट्राई करेगा। तभी कोमकारो कहता है, तुम बिल्कुल बेवकूफ हो। ड्रैगन और डॉक्टर दोनों गन का इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ नाइट है जो तलवार कहता है। तलवार का नाम सुनकर सभी चौंक जाते हैं। इसके बाद वे लोग अपनी अगली क्लास में होते हैं जहां उनके टीचर उन्हें डीमन को समन करना सिखाते हैं। टीचर अपने खून को सर्कल में डालते हैं और एक जॉम्बी डीमन को समन करते हैं। फिर बोलते हैं, तुम इसी तरह अपना डीमन समन कर सकते हो जो हमेशा तुम्हारी बात माने। अब तुम्हारी बारी है। इसके बाद टीचर सभी को एक पेपर देते हैं जिस पर वही सर्कल बना होता है। सबसे पहले मिस कामी कोशिश करती है। वह अपने खून को उस पेपर पर गिराती है और समन करने की कोशिश करती है, लेकिन ये डॉग्स नहीं बल्कि फॉक्स होते हैं। ये देखकर शैमी की आंखों में चमक आ जाती है और वह भी इसे ट्राई करने का सोचती है। अब वह अपने खून को पेपर पर गिराती है और समन करने लगती है। तभी एक छोटा सा डीमन बेबी प्लांट समन हो जाता है जो काफी क्यूट होता है। टीचर कहते हैं, हमारे क्लास से 2 टर्मिनेट मिल चुके हैं। वे बताते हैं कि टर्मिनेट हमारे कॉम्बैट स्किल्स के लिए बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि वे डीमंस को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त है। अगर तुम्हारा हार्ट उस समय कमजोर है और अगर तुम हार जाते हो तो डीमन आफ्टर कंट्रोल हो कर तुम पर अटैक कर सकता है। टीचर के ये कहते ही क्लास खत्म हो जाती है। फिर शैमी अपने प्लांट का नाम नी रख देती है। अब कामिकी और पाकू जा रहे होते हैं। तभी शैमी उन्हें पीछे से आवाज देती है, लेकिन कामिकी उसे अनदेखा करने लग जाती है। शैमी उनके पीछे दौड़ते हुए बार बार कहती है, रुको। अब कामिकी काफी परेशान हो जाती है और मुड़कर शैमी से कहती है, आखिर तुम्हारी परेशानी क्या है? तुम चाहती क्या हो? तब शैमी बोलती है, मैं बस कुछ दोस्त बनाना चाहती हूँ क्योंकि आज तक मेरे कोई दोस्त नहीं रहे। ये सुनकर कामिकी कहती है, ठीक है, आज से हम दोस्त हैं। ये सुनकर शैमी काफी खुश हो जाती है, लेकिन फिर कामिकी अपना बैग शैमी को देती है और कहती है, तुम बस मेरा बैग उठा लो, दोस्त तो आखिर एक दूसरे की मदद करते हैं। शैमी खुशी खुशी वह काम कर देती है। इसके बाद रिन और यूकियो अपने हॉस्टल के बाहर खड़े होते हैं और सभी स्टूडेंट्स का इंतजार कर रहे होते हैं। रिन यूकियो से कहता है, तुम्हें आखिर क्यों उस कैंप को यहाँ रखा? थोड़ी देर बाद पूरी क्लास आ जाती है और वे उनके हॉस्टल को देखकर अजीब सा रिएक्शन देते हैं। सुगुरु कहता है, ये कितना हॉन्टेड है
और यही कामिकी शैमी को अपना बैग पकड़ाती है। कुछ समय बाद ये लोग अपने पेपर को खत्म कर लेते हैं। फिर कामिकी पाकू से कहती है चलो साथ में बात करते हैं। शैमी भी उनके साथ चली जाती है। अब ये तीनों बात करने के लिए अंदर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी कामिकी शैमी को मना कर देती है और उससे खुद के लिए फल दूध लाने को कहती है। शैमी ना चाहते हुए भी हाँ कर देती है। मैं बस बाकी सभी नॉर्मल लोगों की तरह एक स्ट्रॉन्ग लड़की बनना चाहती हूँ, शैमी आगे कहती है, और इसलिए वो मेरी पहली दोस्त है। वो मेरी जिंदगी की पहली दोस्त बनी है और तुम ये नहीं समझोगे क्योंकि तुम्हारे पास काफी सारे दोस्त हैं और तुम स्ट्रॉन्ग भी हो। ये कहकर शैमी भाग जाती है। तब रिन भी उसका पीछा करने लग जाता है। अब अंदर वो कामिकी से पूछती है आखिर तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हो। कामिकी कहती है वो मेरी दोस्त नहीं है, वो बस मुझे परेशान करती है, इसलिए मैंने उसे अपना नौकर बना लिया। लेकिन तुम उससे अलग हो, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। जब तुमने मेरे साथ ये डिसाइड किया कि तुम भी ग्राम स्कूल जाओगी तो मैं बहुत खुश हुई थी। फिर हमें उनके बचपन का एक सीन दिखाया जाता है जहां कामिकी अकेली जा रही होती है और सभी लड़कियां उसकी बुराई करती हैं। कोई भी उसकी दोस्त नहीं बनती क्योंकि वो डीमंस को देख सकती है। लेकिन तभी पाको उसके पीछे आकर उसकी किताबें उठाने में मदद करती है और इस तरह इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। फिर पाको कहती है मेरी बात ध्यान से सुनो इजुमो, मैं ग्राम स्कूल को छोड़ रही हूँ क्योंकि मैं बाकी बच्चों के साथ कीप अप नहीं कर पा रही। सब लोग क्लास में अच्छे से सब कुछ कर पाते हैं लेकिन मैं उनके साथ कुछ नहीं कर पाती। मुझे लगता है कि मैं ग्राम स्कूल के लायक नहीं हूँ। मैं ये बात तुम्हें कब से बताना चाहती थी लेकिन बता नहीं पाई। तभी पाको के ऊपर एक पड़र गिरता है और उसके ऊपर एक डीमोन हमला कर देता है जो सीधा पाको पर अटैक कर देता है। दोनों की चीखने की आवाज शैमी और रिन सुन लेते हैं। दोनों जल्दी से वहां पहुंचते हैं। रिन को यह समझने में दिक्कत होती है, वह काफी कमजोर हो जाता है और वह दोनों फॉक्स को सूचना नहीं कर पाता। लेकिन तभी शैमी आ जाती है और वह पाको को जख्मी देखकर उसकी तरफ भागने लगती है। पाको परेशान हो जाती है। तभी उसका डीमोन प्लांट उसे एक जड़ी बूटी देता है जिसे वह पाको के शरीर पर लगा देती है। वह डीमोन रिन को मारने लगता है और उसे यंग मास्टर कहने लगता है। वह डीमोन रिन को मारता है लेकिन बाद में माफी मांगता है क्योंकि वह किसी और के कंट्रोल में था। अब रिन उसे मारने के लिए अपनी स्वॉर्ड निकालने ही वाला होता है लेकिन तभी युकियो आता है और उसे गोली मारता है। डीमोन वहां से भाग जाता है। शैमी रिन को बताती है कि पाको ठीक है, उसने उसका इलाज कर दिया है। रिन कामिकी के पास जाता है और उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। कामिकी रो रही होती है और कहती है मुझे खुद से नफरत है, मैं अपनी दोस्त की मदद भी नहीं कर पाई। वह बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। तब रिन अपनी टी शर्ट उतारकर उसे पहनने के लिए दे देता है और इस बीच हमें पता चलता है कि यह डीमोन किसी और का नहीं बल्कि उनके टीचर का था और उनका टीचर ही उस डीमोन को कंट्रोल कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि कामिकी को बार बार वही सपना आता है और उसकी नींद खुल जाती है। अब यहाँ रिन सुबह सुबह बारिश कर रहा होता है। तभी कामिकी उसके पास आती है और कहती है कल जो भी हुआ उसके बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं रो रही थी। रिन कहता है ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। इसके बाद कामिकी रिन की टी शर्ट उसे वापस करती है और रिन खुश हो जाता है क्योंकि कामिकी ने उसकी टी शर्ट धो दी थी। उनकी बातें चल ही रही होती हैं कि तभी युकियो आ जाता है और फिर वो पोको को इंजेक्शन लगा देता है और उसे आराम करने के लिए कहता है। अब चलते चलते रिन युकियो से पूछता है क्या तुमने पता किया कि वह दैत्य आखिर आया कहां से था। युकियो जवाब देता है मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं लेकिन मुझे अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। फिर पाको बोलती है मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं ग्रेम स्कूल को छोड़ दूंगी। कामिकी कहती है मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें मजबूर किया था इस स्कूल में आने के लिए। पाको कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अगर मैं किसी दूसरे स्कूल में चली जाऊं तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। अगले सीन में हम रिन को देखते हैं जो कि छत पर लेटा होता है और उसी दैत्य की बातों को याद कर रहा होता है। उस दैत्य ने रिन से कहा था मेरे मास्टर मुझे कंट्रोल कर रहे हैं, मुझे माफ कर दीजिए। रिन सोचता है आखिर वह किसकी बात कर रहा था, उसे मारने के लिए क्यों कह रहा। अगर मुझे मारना था तो मेरे क्लासमेट्स पर क्यों हमला कर रहा है। तभी अचानक से शैमी आ जाती है और जैसे ही रिन उठता है उनके सिर आपस में टकरा जाते हैं। जॉन दी शैमी सबके बेडशीट्स को सुखा रही थी। डिन पूछता है आखिर तुम ये क्यों कर रही हो। शैमी जवाब देती है ताकि लोग मदद कर सकें, जैसे तुम एग्जॉइस्ट बनकर दूसरों की मदद करते हो, मैं भी ऐसा करना चाहती हूँ। अब उनकी क्लास चल रही होती है और उनकी टीचर उन्हें पढ़ा रही होती है लेकिन कामिकी अपने ही ख्यालों में खोई रहती है। तभी उसकी टीचर उसे खड़ा होकर सवाल पूछने लगती है। उसकी टीचर हैरान हो जाती है जब वह देखती है कि कामिकी को जवाब नहीं पता। इसके बाद टीचर सुगुरो को खड़ा करती है और उससे सवाल करने लगती है। सुगुरो हर सवाल का सही जवाब दे रहा होता है और यह देखकर कामिकी और शैमी के होश उड़ जाते हैं। क्लास खत्म होने के बाद सभी लोग सुगुरो की काफी तारीफ करते हैं। तभी कामिकी कहती है ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है, मैं किसी ऐसे इंसान से बात नहीं करना चाहती जो 4 लाइनें याद नहीं रख सकता। सुगुरो गुस्से में आ जाता है और कहता है तुम एक एरिया बनना चाहती हो ना, लेकिन तुम्हें पता है क्या, तुम्हें प्रोटेक्ट तो टेमर ही करते हैं
और मैं एक टेमर बनने वाली हूँ, एरिया टेमर पर बोझ होते हैं। ये सुनकर सुगुरु और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कामिकी पर भड़क उठता है। वह उसे काफी कुछ बोलने लगता है। तभी कामिकी कहती है, मुझे तुम्हारी गोल पर हंसी आती है। मुझे नहीं लगता कि तुम कभी शैतान को मार पाओगे या उसे हर भी पाओगे। सुगुरु बोलता है, अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम बताओ कि तुम आखिर एग्जॉस्ट क्यों बनना चाहती हो। तामिकी कुछ याद करती है और कहती है, मुझे नहीं पता और मैं किसी को नहीं बताने वाली कि मैं क्यों एग्जॉस्ट बनना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो शौक करते हैं। सुगुरु गुस्से में आ जाता है और कामिकी की कॉलर पकड़ लेता है। तभी रिन बीच में आकर उन्हें रोकता है और कामिकी एक थप्पड़ मार देती है जो सीधे रिन के चेहरे पर लग जाता है। इससे रिन को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है, तुम दोनों बाहर जाकर लड़ो। तभी यूकियो आ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग हॉस्टल के अंदर होते हैं और उनके पैरों के ऊपर दैत्य का पत्थर रखा होता है जो कि काफी भारी होता है। सुबुरो कहता है, ये कितना भारी है। रेन जवाब देता है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है क्योंकि तुम ही क्लास में लड़ रहे थे। तभी यूकियो आकर कहता है, इसे कहते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर अगली बार से तुम में से कोई भी लड़ाई करेगा तो पूरी क्लास को सजा मिलेगी। यह कैंप इसलिए रखा गया है ताकि तुम सभी एक टीम के रूप में मिलकर लड़ना सीखो, ना कि एक दूसरे से लड़ो। तामिकी कहती है, मुझे सुगुरु जैसा कोई भी टीममेट नहीं चाहिए। फिर रेन चिल्लाकर बोलता है, तुम सबको एक दूसरे की जरूरत है, एडजॉइस्ट अकेले नहीं लड़ते। तुम सभी अपने दिमाग में ये बात अच्छे से डाल लो, सभी की एबिलिटी एक दूसरे के काम आती है और वो एक दूसरे की कमजोरी को छुपाती है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी असली लड़ाई में तुम मारे जाओगे। इसलिए सभी एडजॉइस्ट को एक टीम में रहना होता है। अब मैं 3 घंटों के लिए किसी मिशन पर जा रहा हूँ, उस दैत्य की जांच करने के लिए जिसने हम पर हमला किया था, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसा हमला फिर से ना हो। मैंने सभी दरवाजे और खिड़कियां लॉक कर दी हैं। मैं 3 घंटों में वापस आ जाऊंगा जब तक तुम सब यहीं रहोगे। यूकियो के जाने के बाद कामिकी और सुगुरो फिर से लड़ने लगते हैं, जिससे रिन को गुस्सा आ जाता है और वह चिल्लाकर कहता है, चुप रहो। लेकिन ये दोनों लड़ते रहते हैं। तभी अचानक से पूरे हॉस्टल की लाइट चली जाती है, लेकिन वे देखते हैं कि दूसरी बिल्डिंग की लाइट जल रही है। तभी शीमा पूरी कॉन्फिडेंस के साथ उठकर बाहर जाने लगती है, लेकिन उसी समय वह दैत्य फिर से वापस आ जाता है। उसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। शैमी सोचती है, मुझे सबको बचाना है, मुझे सबको प्रोटेक्ट करना होगा। वह अपने दैत्य प्लांट को बुलाती है और उससे मदद मांगती है। वह प्लांट अपने अंदर से बड़ी बड़ी जड़ें निकालता है और दैत्य को कैद कर देता है। अब सभी लोग खुश हो जाते हैं और शैमी की तारीफ करते हैं, लेकिन दैत्य फिर से हिलने लगता है और आगे बढ़ने लगता है। तभी अचानक से सभी लोग जोर जोर से खांसने लगते हैं। रिन जल्दी से यूकियो को कॉल करता है। फिर रिन सबको कहता है, मैं अंदर जा रहा हूं उस दैत्य से लड़ने, और जैसे ही तुमसे मौका मिले तुम सब यहां से भाग जाना। सभी लोग रिन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिन अंदर चला जाता है और देखता है कि वह दैत्य गुस्से में आकर उन सभी जड़ों को काट रहा है। शीमा शैमी से कहती है, तुम तैयार हो, मैं यहाँ लड़ने आ रहा हूँ। फिर अचानक तामिकी बोलती है, हम भाग जाना चाहिए, और सुगुरो कहता है, शैमी हमारी मदद करना चाहती है तो मैं उसे अकेला छोड़कर नहीं भाग सकता। लेकिन अब क्या हुआ, अब तुम्हारे पसीने छूट गए, तुम खुद को बचाओ, हम यहाँ देख लेंगे। अब इन तीनों का प्लान था कि ये सभी चैप्टर्स में से स्पेल का इस्तेमाल करेंगे और इस डीमन को एग्जॉइस करेंगे। अब रिन इलेक्ट्रिसिटी रूम में पहुंच जाता है और पावर कट की वजह जानने लगता है। तभी वह डीमन रिन पर हमला कर उसे पीछे फेंक देता है। अब रिन उसके हमलों से बच रहा होता है, लेकिन तभी वह डीमन रिन का पैर पकड़कर उसे दूर फेंक देता है। और जैसे ही डीमन उस पर हमला करने जाता है, रिन फिर से ब्लू फ्लेम में जलने लगता है और वह डीमन रिन से दूर हो जाता है। तभी उसके टीचर आ जाते हैं और बोलते हैं, मुझे लगा था कि यह शैतान की ब्लू फ्लेम है, तो तुम शैतान के बेटे हो। अब सुगुरो स्पेल्स पढ़ रहा था, तभी शैमी बेहोश हो जाती है और उसके बेहोश होते ही उसका बैरियर भी डीमन के ऊपर से हट जाता है। रिन बोलता है, तो तुम ही थे जिसने अपने डीमन से हम पर हमला किया था। शैमी बोलती है, कामिकी आखिर तुम्हें क्या हुआ है, तुम आज अलग हो। तभी कामिकी को महसूस होता है कि वह अपने आत्मविश्वास में नहीं है, जिसके बाद वह अपने डीमन फॉक्स को समन करती है और पूरी आत्मविश्वास के साथ उन डीमन से बात करती है। फिर वह अपने दोनों फॉक्स के साथ उस डीमन पर हमला करती है, लेकिन उस डीमन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह डीमन सीधा सुगुरो की तरफ बढ़ता है और उसे हवा में उठा देता है, लेकिन सुगुरो अपना स्पेल बोलता ही जाता है। अब जैसे ही वह डीमन सुगुरो को खाने वाला होता है, सुगुरो अपना स्पेल पूरा कर लेता है, जिसके साथ ही वह डीमन एक्सोसिस होने लगता है और मर जाता है। तभी रिन दौड़ते हुए आता है और देखता है कि वह डीमन वहां नहीं है, लेकिन सभी लोग रिन को जिंदा देखकर काफी हैरान होते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर उस डीमन का क्या हुआ। रिन बताता है, मैंने उसे हरा दिया। तभी सुगुरो रिन को एक घूसा मारता है और बोलता है, क्या तुम बिल्कुल पागल हो, अगर आज तुम मर जाते, और फिर उस पर गुस्सा करने लगता है। यहाँ कामिकी शैमी को उठाती है, शैमी उसका शुक्रिया करती है। तभी कामिकी उससे बोलती है, वैसे मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, लेकिन आज तुमने हमारी जान बचाई, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। यह सुनकर शैमी काफी खुश हो जाती है और इस तरह यह एपिसोड खत्म होता है। अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रिन के टीचर उस पर हमला करते हैं, लेकिन ये यूकियो उसे पहले ही वहां से हटा देता है और टीचर से लड़ने लगता है। टीचर डेमोन का उपयोग कर यूकियो पर कई हमले करता है और उसे घायल कर देता है। तभी रिन अपनी तलवार लेकर आता है और डेमोन पर हमला कर अपने भाई यूकियो को बचा लेता है। इस बीच यूकियो जादुई चक्र को मिटा देता है, जिससे डेमोन गायब हो जाता है। रिन को मारने में टीचर पूरी तरह असफल रहता है। जब चीफ मेफिस्टो को यह सब पता चलता है तो वह रिन के भाइयों से माफी मांगता है। आगे की कहानी शुरू होती है। रिन गर्मी से परेशान होकर अपनी आइसक्रीम निकालता है और पिघलने से पहले उसे खा लेता है, जिससे वह खुश हो जाता है। वहीं एसोसिएशन के गेट के पास एक बिल्ली नजर आती है। एक ऑफिसर उसे कारू कहकर बुलाता है और दूसरे ऑफिसर से बातचीत करता है। वो कहता है कि कारू काफी समय से वहां से हिली नहीं और उसे खाना दिया, लेकिन उसने देखा भी नहीं। दूसरा ऑफिसर कहता है कि शायद उसे पता चल गया है कि उसके मालिक की मृत्यु हो चुकी है। इस दौरान कारू ध्यान से दोनों ऑफिसर्स को घूरने लगती है। दोनों उसकी चतुराई की चर्चा करते हैं। इसके बाद कहानी रिन और यूकियो पर शिफ्ट होती है। रिन आइसक्रीम खाते हुए शिकायत करता है कि उसे संडे को भी रिपोर्ट और होमवर्क करना पड़ रहा है। वह एक रैंक बुक उठाकर सबकी रैंक चेक करता है और पाता है कि उसकी रैंक सबसे नीचे है। वह यूकियो से उसकी रैंक पूछता है, जो मिडिल फर्स्ट है। रिन इस पर हंसता है, लेकिन यूकियो उसे समझाता है कि पैलाडिन बनना इतना आसान नहीं है। पैलाडिन होना केवल एक रैंक नहीं बल्कि एक महान जिम्मेदारी है। रिन माफी मांगने के बजाय बहस करने लगता है और यूकियो के चश्मे को हवा में फेंक देता है। इसके बाद वह टूटकर फिर से यूकियो की आंखों पर गिर जाता है। यूकियो को मिशन के लिए कॉल आती है। वह दराज से चश्मे का एक और जोड़ा निकालता है और मिशन के लिए रवाना हो जाता है। रिन उसके पीछे आता है और उसे वापस जाने को कहता है, लेकिन यूकियो उसे अपने साथ ले जाता है। गेट पर पहुंचकर वे देखते हैं कि कारू बिल्ली बड़ी हो गई है और उसकी 2 पूंछ हैं। यूकियो समझाता है कि यह बिल्ली 1000 सालों से जीवित है। कारू पहले एक मंदिर में रहती थी, लेकिन जब लोग मंदिर तोड़ने आए तो उसका घर छिन गया और वह एक डेमोन बन गई। लोग कारू पर फायर और होली वाटर फेंकते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। कारू 2 इंस्पेक्टरों पर हमला करती है और उन्हें नीचे गिरा देती है। उसी समय यूकियो वहां पहुंचता है। एक इंस्पेक्टर बताता है कि होली वाटर और बाकी चीजों से कारू पर कोई असर नहीं हो रहा है। कारू गुस्से में है और रिन को उसकी बातें सुनाई देती हैं। कारू गुस्से में कहती है, तुम सब झूठे हो, उसने मुझे नहीं बताया। इंस्पेक्टर यूकियो से कहता है कि उसके पिता फूजीमोटो ने उसे जरूर बताया होगा कि कारू से कैसे निपटना है। एक अन्य अधिकारी यूकियो को याद दिलाती है कि वह भी एक मिशन पर उनके साथ था।